हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक का देखेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ करके इसे बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हों या फिर बीपीएससी के कोई स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हों या फिर जनरल स्टडी का तैयारी करते हों या फिर क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहेंगे क्लास में, तो बहुत कुछ अध्ययन करके जाएंगे। हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 का आज हम देखेंगे और बारीकी से शब्द बाय शब्द पर हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं और किस क्लास का है, तो क्लास 8 का है। ठीक है, क्लास 8 एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पढ़ेंगे क्या। तो प्रारंभिक कथन कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ रहता है, कैसे, कब और कहाँ, कुछ सवाल जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं किताब के इतिहास के पन्नों में। ठीक है, तो जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तारीखें पर नजर डालते हैं। तारीख पे तारीख, है ना, तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं तारीख की इम्पोर्टेंस की। देखते हैं बर्थडे, शादी, सालगिरह का डेट कितना इम्पोर्टेंट होता है ना जी। तो इसी क्रम में, है ना, गर्लफ्रेंड वगैरह का बर्थडे आ जाता है, इस सब का इम्पोर्टेंस कितना अधिक होता है। अगर आपने भूल गया तो शामत आ जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ इतिहास में भी तारीखें का इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ तारीख ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीख के जादू में खोए रहते थे। ठीक है, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, ताजपोशी का तात्पर्य होता है राज्याभिषेक, कब कौन सा युद्ध हुआ, और इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती रहती। आप लोगों में भी ये सब बातें काफी प्रचलित होगी कि इतिहास जो है ना, वो बहुत बोरिंग टॉपिक है, खाली डेट याद करते करते परेशान हो जाते। तो क्या यह बात सही है ना। इसका अगर हम तरह से अध्ययन करेंगे तो शुरुआत के इतिहासकार जो थे ना, वो वाकई में तारीखों के पीछे दीवाने हुए पड़े रहते हैं कि कब क्या काम हुआ है। ठीक है, आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत वाव है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है, या सिर्फ इतिहास में सिर्फ तारीखें मिलती है? तो नहीं, इसका हम आगे जवाब ढूंढेंगे। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ तारीखें नहीं मिलती, उससे हमको काफी कुछ जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तत्कालीन समाज की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में एक स्पष्ट रूपरेखा उकेरने का कार्य करता है इतिहास। तो सिर्फ हमें डेट की जानकारी नहीं मिलती, हमें उससे काफी कुछ अध्ययन करने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है। ठीक है, तो इतिहास का जो मेन पर्सपेक्टिव जो होता है वो अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव को दर्शाता है, इसी को इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध इस बात से है कि अतीत के में चीजों को किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं, है ना। मतलब प्राचीन समय में जो चीजें थी वो किस प्रकार की थी और समय परिवर्तन के साथ उसमें क्या क्या बदलाव। उदाहरण स्वरूप जैसे समाज में प्राचीन समाज जो था उसकी जरूरत रोटी कपड़ा मकान तक सीमित थी। अब के समाज का जरूरत रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, एक लग्जरियस लाइफ, पैसा बहुत सारा, गाड़ी, 4 व्हीलर, बंगला, इस प्रकार की जरूरतें बढ़ती जा रही है ना। तो इस सभी बदलाव आए हैं इतिहास में समय समय पर। जैसे हम अतीत से वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगेंगे, हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं ना। अभी हम जिक्र किए ना कि जो पहले के लोग जो थे उनकी जरूरतें सीमित रहती थी और अब के लोगों की जरूरतें सीमित नहीं है, उनकी जरूरत जो है वो असीम है ना। कहते हैं ना कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। ठीक है, तो आशा और तृष्णा भी मनुष्य का बहुत अधिक है जी, और वो उसकी तृप्ति हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, चलिए, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी अध्ययन करते हैं ना। रोजमर्रा की जिंदगी में हमने आपस में चीजों का हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। ठीक है,
अब डेली के चीज़ों में हम, जाहिर सी बात है कि इतिहास का बात तो हम उठाते नहीं, स्वाभाविक मान करके आधे चीज़ों को चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा, लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे और क्षण आते हैं, है ना। मतलब अचंभे के क्षण आते हैं और हम लोग जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या। कई ऐसे घटना होते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी की व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। तो अगर सोचिएगा तो इतिहास को जोड़ सकते हैं हर एक चीज़ों से। जैसे हवाई जहाज उड़ते देखे तो उससे जोड़ सकते हैं कि आखिरकार पक्षी आसमान में उड़ता था, फिर एक प्लेन कैसे उड़ने लगा, एक मशीन कैसे, एक एल्युमिनियम का एक धातु का बना हुआ एक डब्बा कैसे आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, अध्ययन करेंगे तो और भी पता चलेगा कि यहाँ जमीन को छोड़ करके कुछ ऐसे यान जो है वो पृथ्वी से काफी लाखों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, है ना जी। तो आखिरकार ये हुआ कैसे, क्या पहले से ही ऐसा था। तो यही सब पर जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इतिहास मतलब प्राचीन समय से अब तक में काफी बदलाव आ चुके हैं ना। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी पर तो बैठते हैं तो बहुत सारे सवाल मन में आता है जी, है ना। पूरा दुनिया घूमते रहता है, खिड़की के बाहर देखते हैं तो ये रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ ये भी सोच सकते हैं। और रेलगाड़ी पटरी पर कब दौड़ने लगी, और जो वर्तमान अवस्था में रेलगाड़ी जो बुलेट ट्रेन के स्पीड से भागती, बुलेट गोली के स्पीड से चलती है, क्या वो प्राचीन समय से ऐसे ही चलती है। तो ये सब पर सोचने से पता चलता है इतिहास के बारे में कुछ। ठीक है, रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते थे, है ना। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोग को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी, है ना। जाहिर सी बात है, जैसे अब तो अखबार छप रही तो हमको कल की परसों की न्यूज़ इजीली मिल जाती है। जब अखबार नहीं छपते थे तो हमें किसी भी चीज़ की जानकारी कैसे मिल पाती थी। तो इन्हीं सब सवालों से हमें लगता है कि इतिहास के बारे में, पूर्व के समय के बारे में जानना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ एक फोटो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति एक महिला को कुछ दे रहे हैं। अब ये बूढ़े व्यक्ति कौन है, ये महिला कौन है, जब हम नीचे पढ़ेंगे तो इजीली पता चलेगा, है ना। तो ब्राह्मण विक्टोरिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं, मतलब एक ब्राह्मण है जो विक्टोरिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। देखिए यहाँ एक फैक्ट आ गया कि 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्हें हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। तो भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की क्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। ठीक है, जब ब्रिटिश विजय किया था तो भारत में उसका बहुत सारा जैसे संसाधन का भारत का यूज करना है, भारत के लोग किधर रहते हैं, किस प्रकार की स्थलाकृति, ये सब की जानकारी स्पष्ट रूप से मिले, इसके लिए उसने रेनेल को नक्शा तैयार करने के लिए बोला। ठीक है, इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक विक्टोरिया को सौंप रहे हैं। मानव वो भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने पर आग्रह कर रहे हैं। मतलब ये फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि अपने धर्म ग्रंथ जो है महारानी विक्टोरिया को सौंप रहे हैं और वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आकर के हमारे देश की रक्षा कीजिए। क्या यह सही है, कितना सही है, आगे चल करके हम और भी सवालों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे चित्र में किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। ठीक है, उपनिवेशवाद का बोध स्पष्ट रूप से करा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को जहाँ एक रक्षक के रूप में दर्शाने का कार्य किया है, वहीं एक नीचे में ब्राह्मण है, बूढ़ा ब्राह्मण जो है ये विवश है और अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी के आगे झुके हुए इस रूप में दिखाया गया। ठीक है, तो तस्वीरें हमें बहुत कुछ बताने का प्रयास करती है। ठीक है, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए
कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रही, है ना। हर चीज के लिए समय तय करना उचित नहीं होता है इसके अनुसार, ठीक है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे इनकी, ऐसा कुछ नहीं है अचानक एक दिन सुबह उठे और चाय पीना शुरू कर दिया, नहीं। चाय का स्वाद धीरे धीरे लोगों को लगा है, ठीक है। उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि हो सकती है? नहीं, कोई स्पष्ट तिथि नहीं है कि चाय की शुरुआत कब से हुई, है ना। कोई स्पष्ट हम बाउंड्री नहीं बना सकते। जिस प्रकार से मानव कब से घर में रहना शुरू किया, इसका कोई स्पष्ट उदाहरण है? जंगलों को छोड़कर कब से आवास बनाना शुरू किया, इसका भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, मतलब रूपरेखा नहीं खींच सकते। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि कब से ब्रिटिश शासन की स्थापना होगी। वो धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाते गए, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था का समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं। मतलब स्पष्ट बाउंड्री नहीं है किसी के बीच में। इतिहास में जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों पर अगर नजर डालें तो इसमें भी पता चलता है कि तीनों के बीच में कहीं बाउंड्री नहीं है ना। वो हम लोग बोल लेते हैं अलग बात की प्राचीन इतिहास जो है ये मौर्य, लेटर मौर्य की मृत्यु के बाद जो है प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाता है और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो जाता है। पूर्व मध्यकाल का काल शौर्य स्टार्ट हो जाता है। पूर्व मध्य के काल में सातवाहन और गुप्त चलता है, मोस्टली से लेटर मौर्य के बाद गुप्त शासन के बाद ही, है ना। और पूर्व मध्य काल में पाल, प्रतिहार, गुर्जर ये सब का शासन चलता है और उसके बाद जहाँ से दिल्ली सल्तनत और इस्लाम शासक का आगमन होता है वहां से मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके बीच में कोई बाउंड्री स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कहना उचित नहीं है, बाउंड्री नहीं है इतिहास के बीच में। ये सारी चीजें हमें लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे, ठीक है। जब स्पष्ट बदलाव दिखाई देना शुरू हुआ तब हम लोग भारत को ब्रिटिश का उपनिवेश बताना शुरू किए, है ना। ऐसा नहीं रातों रात ब्रिटिश आया बहुत सारा सेना लेकर के और भारत पर कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं किया, ठीक है। वो धीरे धीरे करके भारत को गुलाम बनाया। तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? हाँ, ये तो सवाल है भाई। यही हम लोग तारीख से डरा रहे थे सबको, तो तारीख से क्यों जोड़ते हैं जब स्पष्ट किसी भी चीज की घटना का स्पष्ट उदाहरण नहीं है? इस जुड़ाव की वजह है एक समय था जब युद्ध और बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता। मतलब राजा का राज्याभिषेक हुआ, है ना, कोई बड़ी लड़ाइयाँ हुई, उसी को बड़ा इतिहास माना जाता था और किसी को इतिहास नहीं माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन सा साल राजा को ताज पहनाया गया और किस साल उनका विवाह हुआ, है ना। तो ये सब चीज जब लिखा करेंगे तो इसका स्पष्ट डेट था कि राजा का विवाह हुआ जो स्पष्ट डेट है ना। अब बाबू सोना का बर्थडे जो है वो उसका स्पष्ट डेट है। कोई बच्चा किस साल पैदा हुआ उसका स्पष्ट डेट है ना। लेकिन अगर देखा जाए कि हम बताएं मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास कब से प्रवेश किया, इसका कोई स्पष्ट डेट नहीं है। समाज में कब से बदलाव आना शुरू हुआ, इसका कोई स्पष्ट डेट नहीं है। ब्रिटिश भारत पर कब कब्जा कर लिया अचानक, इसका कोई स्पष्ट डेट नहीं है, ठीक है। तो डेट से बांध करके इतिहास को पढ़ना सरासर गलत है, ठीक है। किस साल, अब देखिए ऐसा नहीं कि डेट का इंपॉर्टेंस नहीं, डेट का इंपॉर्टेंस है लेकिन उतना नहीं जितना लोगों ने बना करके रखा। किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ था, कौन से साल की कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कब वो हमारा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो इतिहास में मुख्यतः हम यही पढ़ा करते थे, है ना। इन घटनाओं को निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास को तिथियों का महत्व बना रहता है। तो आपको पता चल गया होगा कि तिथि का महत्व इतिहास में किस प्रकार से, मतलब राजा महाराजा जब इतिहास लिखवाते थे तो अपने महिमा मंडित करते थे कि हम ये लड़ाई जीते इस तारीख को, हमारा बर्थडे इस तारीख को है, जन्मदिन, मेरा बेटा जन्म लिया था इस तारीख को, हम इस तारीख को ये कानून लेकर के आए। तो वहाँ इम्पोर्टेंस डेट का बढ़ जाता। वही हम समाज में एक बदलाव का बात करते हैं तो वहाँ डेट का इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ता है, ठीक है। और किसी राजा महाराजा का ही तो, राजा महाराजा के काल से इतिहास को नापना भी उचित नहीं है, कहीं उस काल में सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं थे, समाज में और भी बहुत वर्ग के लोग रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा कि अब तक इतिहास बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। देखे होंगे जैसे क्लास 6 में पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें राजा महाराजा का चर्चा ने किया, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया है ना। फिर मध्यकालीन इतिहास में ही आप देखे होंगे ये मुगल पढ़े होंगे तो राजा महाराजा का बस थोड़ा सा डेट के बारे में बता दिया, उसके बाद पूरा मुगल के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का चर्चा किया। ठीक है, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने थे, बाजार किस तरह फैले थे, किस तरह की रियासतें बनी थी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। ठीक है, तो इस प्रकार की घटनाओं को इतिहास से हम जोड़ सकते हैं, ना कि सिर्फ डेट को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि डेट का इंपॉर्टेंस नहीं। अब देखिए यहाँ एक फोटो है, ये फोटो वगैरह से ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है, तो इसको देखते चलेंगे। लिप्टन ग्रीन टी है ना, लिप्टन टी का ये ऐड दिया हुआ है और ये ऐड में क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देखते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव का सवाल है, अगर बने यहाँ से एक आधे तो हमारे लिए काफी कारगर होगा। इसी सबसे ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है जो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, विज्ञापन से भी पसंद नापसंद तय होती है ना। बात तो सही है जी, कमला पसंद पान मसाला पूरा गुटखा को बेचवा के रखता है ना जी। और हद तो तब हो जाता है कि बड़े बड़े स्टार, सुपर स्टार जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं, वही ये सब गंदे काम किया करते हैं। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि उन उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चली आई। ठीक है, उससे भी हमको इतिहास की जानकारी मिल रही थी। बताओ जरा लोग कैसे इंटरेस्टेड रहते थे उस वस्तुओं में। ठीक है, और किस तरीके से वो इंटरेस्टेड कंटिन्यूटी आ रही है। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात को संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। अब देखिए ये चाय को क्या दिखाया गया लिप्टन चाय में। देखिए पीछे एक महल है दिया हुआ, आगे में घोड़ा पर बैठा एक राजकुमार है, काफी सजा हुआ है ना। मतलब महिमा मंडित किया गया चाय को, मतलब लिप्टन चाय पीने वाले लोग जो होते हैं वो शाही होते हैं। और आम लोग भी चाय को थोड़ा सा वैल्यू देना शुरू करेगा, है ना। फिर एक ताज चाय आता है जो देखते हैं उसमें ताजमहल की तस्वीर आता है। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थी घोड़े पर बैठा हुआ। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी दी गई थी। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है ना, राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी दी गई थी। तो ये ऑब्जेक्टिव आप ये सब मेंशन करते चलेंगे कॉपी में। ठीक है, इधर ऑब्जेक्टिव हो गया है कि आप पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव आ गए जो आप कॉपी में मेंशन करते चलेंगे, और यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पता नहीं चलता है कि ऑब्जेक्टिव पूछ कहाँ से रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट होती है ना। कुछ तारीखें भी याद करना, लेकिन कौन सी तारीख, कुछ तारीखों को महत्व मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियां बुनते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्व मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदला जाता है, अगर हम इन मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाती है। ठीक है, मतलब तारीख इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तारीख में घटित घटना इंपॉर्टेंट होती है, और जब उस तारीख से वह जब घटना जुड़ जाता है तब उसका महत्व बढ़ जाता है। ऐसे देखिए डेट तो रोज आते रहता है, जी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, लेकिन आपके बाबू सोना का जिस दिन बर्थडे होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। कि उस दिन गिफ्ट खरीदना है, टेडी बियर खरीदना है, टॉफी चॉकलेट खरीदना है ढेर सारा, और खर्चे का दिन है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो एक दिन जब हम किसी घटना से जोड़ दिया जाता है कि इस दिन बाबू सोना हमारी जो है वो जन्म हुई थी, है ना। तो जब हम किसी घटना को जोड़ते हैं उससे तब वो इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं होता। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू हुआ और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। ठीक है, इतना सारा मतलब गवर्नर जनरल भारत में आया, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि सबके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ का काम जो है वो इम्पोर्टेंस था, उसी का टाइमिंग भी हम लोग पढ़ते हैं ना। अध्याय में हमें दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, बेलेजेली, वेंटिंग, डलहौसी,
कैनिंग, लॉरेंस, लिंटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। देखे होंगे ये सब इतिहास में, मॉडर्न में इसके बारे में बारीकी से अध्ययन करना है। तो अगर आप बने रहते हैं तो हम निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे ये सब का भी कुछ ना कुछ हम देते चलें, ठीक है, आप लोगों को। चलिए, तो कैनिंग ये सब वाइसराय और गवर्नर जनरल थे। इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीख का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधि, नीति, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता। अब देखिए, एक इतिहास राजा महाराजा से था, जो मध्यकालीन इतिहास में देखे होंगे, प्राचीन इतिहास में राजा महाराजा के जन्म, मृत्यु, कोई नीतियां, कोई कानून लेकर के आए, उससे जुड़ा हुआ था। एक मॉडर्न का जो आया, मॉडर्न में जो गवर्नर जनरल, वाइसराय और उसकी नीतियां, ये सबसे इतिहास जुड़ा हुआ था। मतलब आम समाज को साइड कर दिया जाता था इतिहास के पन्नों से, है ना। जैसे मानो कि आम जनजीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंस है। तो आमतौर पर इतिहासकार लोग यही चीज़ों को, बड़े बड़े चीज़ों को ही कवर अप देते थे। जैसे आज देखते होंगे न्यूज वगैरह में, थोड़ा सा वो न्यूज हो गया, उसके पीछे पड़ा हुआ, बाकी अगर घटना हो रहा है विश्व स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, उसको लोग निगलेक्ट कर देते हैं। जो हाईलाइट न्यूज हुआ उसको एकदम बार बार दिखा करके टीआरपी बटोरा जा रहा है। तो इसमें भी हाईलाइट घटना को ही बढ़ावा दिया जाता था। जो मुख्य अधिकारी होते थे उन्हीं के कार्य को महिमा मंडित की जाती थी। यह ऐसा था कि मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे इसके बारे में हम सब कुछ जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। भाई हम उसके बारे में क्यों जानकारी रखें सब कुछ, है ना। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्याय का विषय बन चुका है। बिल्कुल सही बात है। बताइए कितनी बड़ी आलोचना वाली बात है। एक ब्रिटिश जो आया, भारत में शासन करने के लिए भारत को गुलाम बना करके रखा, हम उसी के पूरा जीवनी पढ़ रहे हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि उसका जीवनी नहीं पढ़ेंगे, उसका जीवनी पढ़ना उचित है, लेकिन उसके डेट को, तारीख को, किससे विवाह किया, क्या किया, ये सब रटना उचित नहीं है। उसके नीतियों को हम पढ़ेंगे कि आखिरकार वो कौन सा प्रपंच करके भारतीय लोगों को बेवकूफ बना करके इतना दिन तक शासन किया, ठीक है। क्या हम इसी दौर में इतिहास के अलग ढंग से नहीं देख सकते हैं? क्या उस समय सामाजिक व्यवस्था में कुछ और घटनाएं क्रम नहीं चल रही थी, लेकिन हम उन लोगों को निगलेक्ट करते हैं। हमारा नजर सिर्फ वाइसराय, गवर्नर जनरल तक ही टिका रहता था, ठीक है। गवर्नर जनरल ने इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्ग की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं ना। मतलब इसके अलावा गवर्नर जनरल के अलावा भी हम किस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और बारीकी से अध्ययन करते हैं। जब हम इतिहास का या कोई कहानी लिखते हैं, उसके टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं, तो हमें ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय के कुछ सामंजस्य रहे, है ना। इतिहास लिखते हैं तो उसको पार्ट बाय पार्ट में क्यों बांटते हैं? जैसे देखते होंगे लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखा जाता है या निबंध लिखा जाता है तो उसमें भूमिका लिखा जाता है, फिर मध्य भाग को भी 3-4 पार्ट में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर्सपेक्टिव से कई परिप्रेक्ष्य में उस जिस विषय वस्तु पर निबंध लिखने दिया गया है उसकी जांच पड़ताल की जाती है। कई आधार पर उदाहरण देकर के जांच पड़ताल की जाती है ना। मतलब कुल मिलाकर कि कोई टॉपिक को अगर हम कई पार्टों में बांट देते हैं तो थोड़ा सा हर समझने में भी सहूलियत होती है और साथ ही साथ उसका इंटरेस्टेड भी बना रहता है। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट बनाकर कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस कारण इतिहास को कई चैप्टर में और सब्जेक्ट में बांट दिया गया है, 3-4 पार्ट में, ठीक है। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी में पेश करने में मददगार होते हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है और उनके भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखते। अभी हम बताए ना कि मतलब गवर्नर जनरल के अलावा भारत में और कोई काम नहीं हो रहा था क्या? सिर्फ हम उसी पर नजर टिका हुआ था, है ना। अभी देखिए कुछ दिन पहले यूक्रेन का मुद्दा चला, न्यूज पर दिन भर छाया रहता था, अब होगा तृतीय विश्व युद्ध शुरू। मतलब हद हो गया थर्ड क्लास मीडिया का सबका। तो इस प्रकार का थंबनेल बना करके बस सिर्फ टीआरपी बटोरा जाता। उसी प्रकार से यहाँ भी इतिहासकार मुख्य रूप से कहा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स या फिर जितना गवर्नर जनरल था वही इतिहासकार लिख पाता था इतिहास वगैरह। तो वो चाहता था कि जितना हो सके उसका बड़ाई करे,
तो उसका पर्सनल इतिहासकार होता था, वो ये चीजें लिखता था। उसके अलावा और भी जो इतिहासकार होते थे ना, वो ज्यादा नहीं भटकते थे, थोड़ा सा भटकते थे उससे, उसके नीति, उसकी आलोचना, उसके घर, खानदान और परिवार, इसके बारे में लिखते थे, ठीक है। और कुछ खास इतिहास ज्यादा था नहीं, उसके लिए वहां कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए, जाहिर है कि हम अपने इतिहास का एक अलग अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगी और हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। मतलब सिर्फ उसका जन्म दिवस, राज्यपोषी, ये सब इम्पोर्टेंट न रह करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों को भी हम ध्यान में रख करके चलेंगे, ठीक है। देखिए इधर देखिए किसके बारे में दिया हुआ, एक फोटो दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स का, 1773 के पहले गवर्नर जनरल बना था। देखिए इसका नाम आ गया, सबको नाम आता है तो हमको गुस्सा आता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामे, जीवनियां और उनकी गौरव गाथा और तस्वीरों उनके भव्य व्यक्ति में उभारा जाता है। बताओ, इस लुटेरा सबको भव्य व्यक्ति के रूप में उभारा गया है, गौरव गाथा लिखा गया है तस्वीरों के साथ। शर्म आनी चाहिए इतिहासकारों को। खैर अब इतिहास थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने विशाल खंड में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। चलिए जेम्स मिल का किताब का क्या नाम है, तो ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो ये सब ऑब्जेक्टिव लिखते चलेंगे, चाहे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में भी हम बताएं ऊपर, ठीक है। तो इस सब के बारे में लिखते चलेंगे। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू लोग इतौर तोड़ने का काम करा, मुस्लिम और ब्रिटिश के कालखंड में बांटा, 3 कालखंड में बांटा। कालखंड में इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया था कि आपको भारतीय इतिहास को समझने एक तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है। अब देखिए हम ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू जिस समय था उस समय पूरा इतिहास हिंदू से जुड़ा हुआ रहेगा। मुस्लिम था उस समय, समाज में अन्य धर्म के सिख, ईसाई और हिंदू धर्म के लोग नहीं थे। ब्रिटिश था उस समय, सिर्फ ब्रिटिश लोग ही था। लेकिन ऐसे जेम्स मिल को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जेम्स मिल जो था ना वो इस आधार पर बांटा है कि जिसमें हिंदू का प्रभुत्व था समाज में, उस समाज को हिंदू कहा गया। जिस समय मुसलमान शासन व्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा कर रहा था, उस शासन को मुसलमान के काल में बांटा गया। और जिस काल में ब्रिटिश जो है शासन में मुख्य भूमिका अदा कर रहा था, तो उस काल को ब्रिटिश में बांटा गया। तो इस बात को हम भी झूठला भी नहीं सकते हैं, लेकिन यह कहना भी अतिशयोक्ति हो जाएगा कि तीनों धर्म के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। चलिए तो इतिहास को हम आखिरकार बांटे कैसे, आगे बढ़ते हैं। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी वजह है। हम इस दौर की खामियों, उनके केंद्रित तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, समस्याओं को देखते हैं, किस प्रकार का समस्या था उस समय, वर्तमान समय से तुलना करते हैं, ठीक है। इस कारण हम उसको बांटते। शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में विचार को दर्शाते हैं, वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव में क्या महत्व होता है, ठीक है। मतलब 2 समय अंतराल के दौरान समाज में क्या बदलाव देखने को मिला और उसका महत्व क्या रहता है सामाजिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में उसका क्या महत्व रहता है, उससे हम सीख क्या सकते हैं और क्या नया नीति तय कर सकते हैं जिससे नया जनाधार प्रस्तुत हो आगे के विकास के लिए, ठीक है। तो इस क्रम में हम देख सकते हैं इतिहास को। मिल को लगता था कि सारे एशिया समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। लो ये तो हद हो गया। ये कथन ये सब याद रखेंगे कि मिल जो है वो भारत का कट्टर विरोधी था, ठीक है। और उसको लगता था कि एशिया, यूरोप वाले सब सभ्य है और भारत वाला सब बेवकूफ। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। चारों ओर केवल धर्म वगैरह जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, ऐसा जेम्स मिल का कहना। लेकिन ऐसा, इस बातों का हम खंडन करते हैं, ये ऐसा नहीं था सिर्फ, ठीक है। चलिए तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ देखेंगे, है ना। मिल की राय में ब्रिटिश शासन, मिल के अनुसार जो था ना जी, ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता, मतलब यूरोपियन लोग जो है वो सभ्य हैं, वो भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए, ठीक है। तो मिल यह वक्तव्य दिया कि जब तुम लोग
पिछड़े हुए हो, जब तुम लोग असभ्य हो, तो सभ्य कब बनोगे? जब तुम यूरोपीय कला, यूरोपीय संस्कृति, यूरोपीय बोलबाला को अपनाओगे तब, ठीक है। मिलर ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। देखो कितना बेतुकी बात कर रहा है जेम्स मिल, ठीक है, कितना बेहूदी की बात कर रहा है। शायद उसको हमारे धर्म ग्रंथ या फिर हमारा वेद के बारे में जानकारी नहीं होगा। गधापना तो इतना हद तक करता है, ये हमारे वेद पढ़ करके उसी से निकालेगा, चाणक्य नीति पढ़ करके चाणक्य नीति हम ही पर अप्लाई कर देता है। अब भारतीय लोग बेवकूफ उसको महिमा मंडित करते रहते हैं, ठीक है। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। देखो जरा, और भाई किसी के मदद के बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता है, ये कहना सरासर नाइंसाफी है। खास करके भारत की बात अगर की जाए तो भारत सोने की चिड़िया था जी प्राचीन समय में। भारत में वह साम्राज्य था जो प्राचीन समय में यूरोप वगैरह का जितना आय नहीं होता था, एक संपूर्ण देश का नहीं, उतना भारत में एक आधिकारिक का आय होता था, ठीक है। इतिहास की इन धारणाओं, अब देखिए इसका उदाहरण भी दिखता है ना, मंदिर वगैरह, हमारा प्राचीन मंदिर कितना सुंदर है। अगर ब्रिटिश को, अगर इन हरामियों को अगर संभव रहा था कि मंदिर ले जाए तो ये लोग मंदिर भी लेकर के भाग जाता। शुक्र है कि सोना चांदी चुरा कर ले जाने का सिर्फ सोर्स था इसके पास, अरे तो ये लोग मंदिर भी उठा करके लेकर के चला जाता। हालांकि कुछ स्तूप ले जाने का प्रस्ताव रखा भी था इस संसद ने, लेकिन ब्रिटिश ही कुछ बोला, ये स्तूप को अगर उस जगह से हटाया जाएगा तो उनकी वास्तविक सुंदरता ठेस पहुंचेगी, तब छोड़ देता है गधा सब। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता? मैं तो नहीं स्वीकार करने वाला हूँ, आई एम सॉरी, है ना। मैंने स्वीकार करने वाला हूँ कि अंग्रेज ब्रिटिश सभ्य थे और हम लोग बेवकूफ थे। हमारे समाज में कुछ कुरीतियां थी, इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग असभ्य थे पूरे के पूरे। हमारे समाज में जाति और धर्म व्यवस्था था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग अंधकार युग में थे। जाति व्यवस्था था भाई, दूसरी ओर हमारे उच्च कोटि के शिल्पकार भी थे जो खजुराहो जैसे मंदिर, मीनाक्षी मंदिर जैसे नए उच्च कोटि के शिल्प को जन्म दे रहे थे, ठीक है। हमारे समाज में देखा जाए तो सातवाहन और चोल एम्पायर में कुछ ऐसे शासन व्यवस्था दिखता है जहां स्थानीय सुशासन का स्वरूप दिखता है। जिस समय ब्रिटिश जो है वो अंधकार युग में चल रहा था, तो हम कैसे मान लें कि हम इससे पिछड़े हुए थे? हाँ, कुछ हम लोग मार्ग से भटक चुके थे, कुछ रूढ़िवादी मान्यता आने के कारण। चलिए, इसी कारण तो मैं तो इस सरासर इसका खंडन करता हूँ कि ये लोग सभ्य थे, हमको सभ्य बनाने आए थे। इस चोला पहने हुए थे सभ्यता का और हम लोग को बेवकूफ बना करके लूटने के लिए आए थे। क्या इतिहास को किसी दौर में हिंदू या मुस्लिम के दौर कहा जा सकता है ना? क्या समाज में और कोई लोग नहीं रहते थे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम रहते थे? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? वही तो सवाल किया। किसी युग में केवल उस समय के शासक के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत है। शासक का जो धर्म रहेगा वही पूरे समाज का धर्म रहेगा, ऐसा मान्यता हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासक का भी एक धर्म नहीं होता था। प्राचीन भारत में बौद्ध को अपनाए हुए थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का ही, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन संप्रदाय से थे, और वही उनका पौत्र जो हो जाता, उनका बेटा जो होगा बिंदुसार जो हो जाएगा आजीवक संप्रदाय का, और उनका बेटा जो हो जाएगा अशोक जो हो जाएगा बौद्ध धर्म का हो जाएगा। लोग अब कैसे हम एक धर्म को महत्व दे सकते हैं? आप एक बेसिक सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए एक वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देख सकते हैं, ठीक है। ये विभाजन थोड़ा सा संतोषजनक है, ठीक है। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास में इन कालखंडों में बांटने में यह समझ में पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता के ताकतों के विकास के युग को माना जाता है ना। मतलब जब विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे तत्व समाज में आता है उसको आधुनिकता माना गया। ये तब से आधुनिक इतिहास शुरू हुआ, ऐसा यूरोप में। तो भाई भारत में भी हम मान लेते हैं। भारत में जब समाज में रूढ़िवादी मान्यता जब हटने लगा तो हम लोग भी मान लेते हैं। मॉडर्न आधुनिक इतिहास हम भी मान लेते हैं, ठीक है।
देखिए इसी क्रम में आगे देखिए, उसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज था जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। ठीक है, मतलब मध्यकालीन समाज की विशेषता अलग थी, आधुनिक समाज की विशेषता अलग थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? क्या यह उचित है कहना? यह आधुनिक काल वैसे समय को कहते हैं जहाँ विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता, ये सब। क्या प्राचीन समय में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र नहीं था? लिच्छवी क्या था? तो विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र क्या था वो? और हम लोग एक ऐसा मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ऐसा मंदिर बनाए थे जहां शिव भगवान का मंदिर, मूर्ति जो है वो मंदिर के बीच में हवा में टंगा हुआ था, चारों तरफ मैग्नेट लगा हुआ था। क्या वो विज्ञान नहीं था? तो कहीं न कहीं सवाल खड़ी करता है हमारे इतिहास पर ही। ठीक है, ये हम किस पार्ट में बांटे? चलिए, जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, औपनिवेशिक युग को हम मान लेते हैं, ब्रिटिश के काल में हमारे पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, लेकिन हम शासक के काल को अगर देखा जाएगा तो उस समय हम इस बात को मानने, पूर्णतः हम इस बात से सहमत नहीं होंगे। उस समय समानता, स्वतंत्रता और अधिकार हम लोग के पास नहीं था। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, और क्लास 12th का भी पॉलिटी का क्लास हम पढ़ा रहे हैं, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। क्लास में पूरा रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।